जरा सोचिए, एक किताब 100 साल से भी पुरानी और आज की दुनिया मतलब 25 अक्टूबर 2025 से इतनी मिलती जुलती लगे, जैसे जैसे भविष्यवाणी हो। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंगर्सोल लॉकवुड की 1896 वाली किताब 1900 या अंतिम राष्ट्रपति की। थी तो ये एक पॉलिटिकल सटायर है ना। हाँ बिल्कुल, विलियम जेनिंग्स ब्रायन जैसे नेताओं का एक काल्पनिक चुनाव और फिर अमेरिका का बिखर जाना, सब कुछ था उसमें। पिछली बार हमने किरदारों पर बात की थी, ब्रायन, ऑल्टगेट और वो अंतिम राष्ट्रपति वाला किरदार जिसमें लोगों को ट्रम्प की झलक दिखती है। सही कहा, लेकिन आज कहानी के अंदर और गहरे उतरते हैं, है ना। घटनाओं पर, आर्थिक नीतियों पर, समाज में जो उथल पुथल मची। हाँ, और कांग्रेस की वो अराजकता, राज्यों का बंटवारा, ये सारे काल्पनिक तत्व। और मजे की बात यह है कि आज 25 अक्टूबर 2025 को अमेरिका में हालात कुछ वैसे ही लग रहे हैं। ट्रंप का दूसरा टर्म चल रहा है, पोलराइजेशन एकदम हाई है, इकोनॉमी डावाडोल। और वो टेक्सास कैलिफोर्निया से अलगाववाद की जो खबरें आ रही हैं, दबी छुपी सी। तो आज यही देखना है, लॉकवुड की कल्पना और आज की हकीकत कितनी मिलती हैं। क्या ये बस कोइंसिडेंस है या कोई चेतावनी थी? हमने इसके लिए प्रोजेक्ट गुटनबर्ग से किताब के पहले 10 चैप्टर लिए हैं, लेकिन इससे सिर्फ हिस्ट्री की तरह नहीं देखेंगे, आज के माहौल से जोड़ेंगे। वो ट्रम्प की जीत के बाद नो किंग्स वाले प्रोटेस्ट हुए, अलगाववाद की बातें हो रही हैं। तो सवाल दिलचस्प है, क्या 100 साल पुराना सटायर आज की सच्चाई बता सकता है? चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं किताब के पहले हिस्से से, चुनाव के बाद का। वो अंधेरा, तूफान, अराजकता। हाँ, पहले 3 चैप्टर न्यूयॉर्क शहर की एक भयानक तस्वीर खींचते हैं। ईस्ट साइड की गलियों में अराजकतावादी, समाजवादी, इनकी भीड़। और बातें क्या हो रही हैं? फुसफुसाहट है कि अमीरों के महल जल्दी लूट लिए जाएंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं रहती। नहीं, मेरे को नहीं, लूटपाट शुरू होती है, पुलिस आती है, सेना आती है, रात भर गोलियों की आवाजें, चीखें। लॉकवुड ने शायद उस वक्त के 1890s के हिंसक मजदूर आंदोलनों से प्रभावित होकर लिखा होगा। उस वक्त भी तो आर्थिक असमानता बहुत थी, सामाजिक तनाव था। हाँ बिल्कुल। किताब में एक जगह वो 4 सिर वाले राक्षस का भी जिक्र है जो आग उगलता है। शायद वो उस दौर की ताकतों का प्रतीक हो। ये पढ़कर ना वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2025 की शुरुआत भी तो कुछ ऐसी ही थी। हाँ, ट्रंप की जीत के बाद जनवरी में इनॉग्रेशन के टाइम वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क हिंसक प्रदर्शन हुए थे। एक तरफ मेगा समर्थक, दूसरी तरफ उनके विरोधी, सड़कों पर टकराव। और वो नो किंग्स प्रदर्शन, वो कैसे भूल सकते हैं? लाखों लोग सड़कों पर थे। उनका कहना था कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कथित सत्तावादी रुझानों का विरोध कर रही हैं। हाँ, ये सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं थी, इसमें गुस्सा था, विभाजन था, साफ नजर आ रहा था। तो क्या ये सिर्फ ऊपरी तौर पे मिल रहा है या कोई गहरा पैटर्न है? जैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीतियां, इनसे असमानता बढ़ी तो क्या गरीबों का गुस्सा भड़का नहीं? बिल्कुल। और फिर वो मार्च अप्रैल 2025 का गवर्नमेंट शटडाउन याद है? हाँ। उस वक्त प्रदर्शनों में नारे लग रहे थे, अमीरों पर टैक्स लगाओ। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल लॉकवुड की किताब वाली बात हो गई, अमीरों के महल लूट लिए जाएंगे। वही तो। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कैसे आर्थिक संकट और राजनीतिक बंटवारा मिलकर विस्फोटक हालात बना सकते हैं। लॉकवुड ने शायद यही नफ्स पकड़ ली थी। सोशल मीडिया पर वो हैशटैग सिविल वॉर 2025 ट्रेंड कर रहा था। रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स ने भरोसा खत्म। क्या हम वाकई किसी बड़ी उथल पुथल के दरवाजे पर हैं? और इस सवाल और भी सीरियस हो जाता है जब हम टेक्सास जैसे राज्यों को देखते हैं। वहां टेक्सिट मतलब टेक्सास का अमेरिका से अलग होना, वो आंदोलन जोर पकड़ रहा है। सर्वे कहते हैं कि 30% लोग सपोर्ट करते हैं। 30%? ये तो बहुत है। हाँ, और अगर केंद्र सरकार जैसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने संकेत भी दिया है कि असहमत राज्यों की फेडरल फंडिंग रोक देंगे, तो क्या ये चिंगारी आग नहीं बन सकती? यहीं पर लॉकवुड की कल्पना एक चेतावनी जैसी लगती है। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या कहानी पुरानी है, किरदार नए हैं? ये तो हुई सामाजिक और राजनीतिक अशांति। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। लॉकवुड की किताब का एक और अहम पहलू। हाँ, अध्याय 4 से 7। नई सरकार आती है राष्ट्रपति ब्रायन के, और वो एक क्रांतिकारी आर्थिक नीति लाते हैं, फ्री सिल्वर। फ्री सिल्वर, हाँ, मतलब चांदी को सोने के बराबर कानूनी मान्यता देना। मकसद था मनी सप्लाई बढ़ाना, किसानों, कर्जदारों को राहत देना। उस दौर की बड़ी पॉपुलिस्ट मांग थी ये। लेकिन लॉकवुड ने इसे जादू की छड़ी नहीं दिखाया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे एक विनाशकारी कदम की तरह दिखाया।
और किताब में नतीजे भयानक थे साहब। महंगाई आसमान पर, डॉलर की वैल्यू गिरकर सिर्फ 33 सेंट रह जाती है। इकोनॉमी इतनी खराब कि लोग पैसे की जगह चीजों का लेन देन करने लगते हैं। बार्टर सिस्टम। बार्टर, अरे बाप रे। हाँ, और अमीर लोग वो अपना पैसा लेकर देश से भाग जाते हैं। लॉकवुड ने बड़ी शार्पनेस से दिखाया है कि कैसे लोक लुभावन नीतियां जो सुनने में अच्छी लगती हैं, देश को डुबो सकती हैं। वो शायद कह रहे थे कि आर्थिक हकीकत को इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ 2025 से तुलना करना वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी तो बड़े आर्थिक कदम उठाए, चीन वगैरह पर भारी टैरिफ लगा दिए। और नतीजे दिख भी रहे हैं। महंगाई दर 7% तक पहुंच गई है। और वो ट्रम्प कॉइन जैसी डिजिटल करेंसी लाने की बातें चल रही थी, या क्रिप्टो को इकोनॉमी का हिस्सा बनाने के विचार। हाँ, क्या ये लॉकवुड के सिल्वर किंग मतलब चांदी को मसीहा बताने जैसा नहीं लगता? दोनों में क्या हो रहा है? पारंपरिक आर्थिक समझ को चुनौती देकर एक नया जादुई हल देने का वादा। बिल्कुल। और 2025 का वो बजट संकट, गवर्नमेंट शटडाउन, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही अमीरों पर टैक्स को लेकर झगड़ा था। ट्रम्प कह रहे थे फेडरल रिजर्व में बड़े बदलाव करो। ऊपर से चीन के साथ ट्रेड वॉर ने डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर कमजोर किया है। ऐसे में ये सोचना लाजमी है, क्या कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे बड़े ब्लू स्टेट्स जो सेंटर की नीतियों से सहमत नहीं हैं, क्या वो अपनी अलग इकोनॉमी के बारे में सोच सकते हैं, अपनी स्टेट क्रिप्टो या कोई और मॉडल? और ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं होगा, ये पॉलिटिकल अलगाव की तरफ पहला कदम भी हो सकता है। किताब में वो सिल्वर पैलेस का जिक्र है ना, जब बेरोजगारों की कॉक्सी आर्मी वॉशिंगटन मार्च करती है। हाँ। क्या आज के मेगा कारवां या दूसरी तरफ ग्रीन न्यू डील के सपोर्ट या विरोध में जो बड़े प्रदर्शन होते हैं, उनमें भी वैसी ही आर्थिक हताशा, वैसा ही टकराव नहीं दिखता? निश्चित रूप से। अगर हम इसे वही पिक्चर में देखें तो लॉकवुड शायद यही दिखा रहे थे कि आर्थिक नीतियां सिर्फ नंबर नहीं होती, वो समाज को जोड़ या तोड़ सकती हैं। लोक लुभावन वादे जादू लगते हैं, पर अगर टिकाऊ ना हो तो जहर बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 2025 का अमेरिका भी ऐसे ही किसी आर्थिक जाल में फंस रहा है? अगर डॉलर अपनी ग्लोबल वैल्यू खो दे तो क्या होगा? क्या ये आर्थिक दरारें राजनीतिक विभाजन को और गहरा कर देंगी? अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा है उस पर नजर डालते हैं। लॉकवुड की किताब में अध्याय 5 और 6 कांग्रेस का एक बहुत लंबा हंगामेदार सेशन, लॉन्ग सेशन। हाँ, लॉन्ग सेशन, जहां पुरानी व्यवस्था को उखाड़ने की कोशिश हो रही है। हाँ, बड़े कारपोरेशनों पर लगाम लगाने वाले एंटी ट्रस्ट कानून पास हो रहे हैं, रेलवे पर सरकारी कंट्रोल बढ़ रहा है, किसानों के कर्ज माफी के बिल आ रहे हैं। ये सब उस दौर के प्रोग्रेसिव पॉपुलिस्ट एजेंडे का हिस्सा था। किताब में साउथ के नेता जैसे सेनेटर टिलमन वो बड़े जोश में कहते हैं क्रांति का फूल खिल रहा है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कांग्रेस बुरी तरह बटी हुई है। जो कानून पास हो रहे हैं वो नॉर्थ और ईस्ट के राज्यों के खिलाफ जा रहे हैं, और वो राज्य वो बेबस महसूस कर रहे हैं। तो लॉकवुड यहाँ शायद अमेरिकी सिस्टम की कमजोरी दिखा रहे थे। बिल्कुल, कि कैसे मेजॉरिटी रूल कभी-कभी देश के एक बड़े हिस्से को अलग-थलग कर सकता है, और कैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस खुद ही अराजकता का सोर्स बन सकती है। अब जरा 2025 की 119वीं कांग्रेस को देखें। साल शुरू होते ही 45 दिन का गतिरोध, ग्रिडलॉक, फिर गवर्नमेंट शटडाउन। क्या ये लॉकवुड के लॉन्ग सेशन की याद नहीं दिलाता? ऐसी हालत जहां बेसिक काम करना भी मुश्किल हो जाए। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वो डीप स्टेट सुधार, उसने तो विभाजन और गहरा कर दिया। हाँ, जैसे सिविल सर्विस नियमों में बदलाव करके हजारों सरकारी कर्मचारियों को पॉलिटिकली अपॉइंट करने की पावर लेना। इन कदमों का रेड स्टेट्स में तो समर्थन है, खासकर साउथ मिडवेस्ट में। लेकिन ब्लू स्टेट्स इसे सत्ता का केंद्रीकरण मान रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश में। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल भी नहीं भूलना चाहिए। ट्रम्प के अपॉइंट किए जजों के बहुमत ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जो दशकों पुरानी मिसालों को पलटते हैं। जैसे रो वी वेड जैसा फैसला, गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म। इन फैसलों ने भी समाज को और बांटा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर 2026 के मिड टर्म चुनाव के बाद भी कांग्रेस में ये लॉन्ग सेशन वाली हालत बनी रही, जहां देश के दो हिस्से एक दूसरे के खिलाफ कानून बना रहे हों या रोक रहे हों, तो क्या ये अलगाववाद की आग में घी डालने जैसा नहीं होगा? जैसे टेक्सास का कुछ फेडरल टैक्स नियमों को मानने से इनकार करना, जिसकी चर्चा चल रही है। हाँ बिल्कुल, किताब में इसी तरह का टकराव आखिर में विघटन का कारण बनता है। और आज जब नेशनल डिवोर्स, मतलब रेड और ब्लू अमेरिका का शांति से अलग हो जाना, ऐसी बातें खुलेआम हो रही हैं, तो लॉकवुड की ये काल्पनिक स्थिति डरावनी हद तक असली लगने लगती है।
ये हमें दिखाता है कि राजनीतिक और विधायी अराजकता कितनी तेजी से देश की नींव हिला सकती है। कांग्रेस का रुक जाना सिर्फ पॉलिसी का रुकना नहीं है, ये देश के एक साथ रहने की इच्छा पर ही सवाल है। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक है, राज्यों का अलग होना, वो बंटवारा जो सब कुछ बदल दे। हाँ, किताब के आखिरी चैप्टर 9-10 इसी क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। अंत में नॉर्थ के राज्य स्टेट्स राइट्स यानी राज्यों के अधिकारों का झंडा उठाकर अलग होने लगते हैं। और वेस्ट में भी, खासकर कैलिफोर्निया में, ऐसे ही अलगाववादी आंदोलन खड़े हो जाते हैं। हाँ, और कहानी का वो अंतिम राष्ट्रपति जो ट्रम्प जैसा किरदार है, वो देश को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, संघ टूट जाता है। ये पढ़ते हुए आज 2025 की हकीकत से तुलना किए बिना रहा नहीं जाता। अलगाववाद की बातें अब सिर्फ दबी हुई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्सास में टेक्सिट पर रेफरेंडम कराने की मांग लगातार उठ रही है। कैलिफोर्निया में कैलेक्सिट के सपोर्टर्स फिर एक्टिव हो गए हैं, खासकर सेंटर की नीतियों के विरोध में। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ नीतियां, जैसे बॉर्डर वॉल पर राज्यों से टकराव या पर्यावरण नियमों पर झगड़ा, ये सब स्टेट्स राइट्स बनाम फेडरल अथॉरिटी की पुरानी लड़ाई को हवा दे रही हैं। कुछ ब्लू स्टेट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर उनकी पॉलिसी में दखल दिया तो वो फेडरल फंडिंग लेना बंद कर देंगे। तो क्या हम वाकई उस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी कल्पना लॉकवुड ने की थी? सोचिए, अगर 2028 का चुनाव फिर से बहुत कंट्रोवर्शियल हो, नतीजों पर सवाल उठें, तो क्या ये टूटने का ट्रिगर बन सकता है? क्या न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास जैसे बड़े राज्य अपने अलग देश बनाने की राह पर चल पड़ेंगे? ये सोचना ही डरावना है। और क्या किताब का वो अंतिम राष्ट्रपति जो संघ बचाने में नाकाम रहा, कहीं ना कहीं ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल की नियति दिखा रहा है? क्या वो इस बढ़ते विभाजन को रोक पाएंगे या उनकी नीतियां इसे और तेज करेंगी? और इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट 2025 का जिक्र भी जरूरी है। हाँ, वो कंजर्वेटिव ग्रुप्स का एजेंडा। हाँ, एक पूरा प्लान कि अगली रिपब्लिकन सरकार आने पर एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे पूरा कंट्रोल करना है। आलोचक इसे सत्ता का जबरदस्त केंद्रीकरण और या तक कि सिविल वॉर की तैयारी का खाका भी बताते हैं। तो क्या ये सब मिलकर अमेरिका को दो हिस्सों, ब्लू और रेड, में बांटने की दिशा में ले जा रहा है? देखो, जब हम इन सभी चीजों को एक साथ देखते हैं, सड़कों पर अराजकता, डामाडोल अर्थव्यवस्था, बेबस कांग्रेस और बढ़ता अलगाववाद, तो लॉकवुड की कहानी सिर्फ एक पुराना सटायर नहीं रह जाती। ये एक गहरी चेतावनी लगती है। हाँ, जो दिखाती है कि कैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस और संस्थाओं का कमजोर होना मिलकर किसी भी देश को बिखराव की ओर धकेल सकते हैं। और 2025 में जब सर्वे कहते हैं कि करीब 40% अमेरिकी मानते हैं कि अगले दशक में सिविल वॉर हो सकता है, तो ये आंकड़ा लॉकवुड की किताब के अंत से खतरनाक रूप से मेल खाता है। अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की विभाजनकारी नीतियां जारी रहीं और बातचीत के रास्ते बंद होते गए, तो अमेरिका के टूटने का खतरा असली लग सकता है। लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। क्या बातचीत, आपसी समझ से इस बढ़ते विभाजन को रोका जा सकता है? क्या एकता का कोई रास्ता अब भी बचा है? ये सवाल तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन लॉकवुड की कहानी हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। क्या वाकई कोई लेखक अपनी कलम से अनजाने में ही 100 साल बाद के भविष्य की आहट लिख सकता है? या फिर क्या हम इतिहास के पहियों में इतने फंसे हैं कि वही गलतियां, वही पैटर्न बार बार दोहराते हैं, चाहे चेहरे बदल जाएं? क्या हमारा आने वाला कल पहले से तय है, जैसा लॉकवुड की किताब पढ़कर शायद लगे, या इसे बदलने की ताकत अब भी हमारे अपने हाथों में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कौतूहल तो बना ही रहता है।